हेलो एवरीवन। कंटिन्यूइंग थर्मोकेमिस्ट्री, आज हम लोग देखेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो देखो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का सिंबल तो डेल्टा एच हाइड्रेशन यूज करने वाले हैं, लेकिन ये आयंस के लिए अलग टाइप से डिफाइन होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए अलग टाइप से। तो पहले हम के से लिख लेते हैं फॉर आयंस। फॉर आयंस। अब इस आयंस में कटायन हो, एनायन हो, कुछ भी हो, उसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल गैसियस आयन इज dissolved in excess of water to form hydrated ion। तो इसमें करना क्या है? 1 मोल गैसियस आयन को ले लो, कैटायन हो या एनायन, उसको एक्सेस ऑफ वाटर में मिलाओ। एक्सेस ऑफ वाटर में मिलाने से क्या होगा? आयंस जो गैसियस आयंस थे वो हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज आएगा या जो एनर्जी रिलीज होगा उसी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे देखो, अगर Na+ गैस 1 मोल लिए, इसको एक्सेस ऑफ वाटर में मिला देंगे तो क्या बनेगा? Na+, यहाँ पे एक्वस लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमेशा एनर्जी रिलीज ही होगा। जैसे देखो, Na+ है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो वाटर है, वाटर ए डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इसमें इधर डेल निगेटिव है, इधर डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, और यहाँ पे एक और डेल निगेटिव आएगा। तो ओवरऑल वाटर कैसा काम करेगा? इधर डेल निगेटिव है, इधर डेल पॉजिटिव है, तो एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो इस डाइपोल का Na+ आयन के साथ क्या होगा? एट्रैक्शन। तो एट्रैक्शन से हमेशा एनर्जी रिलीज होगा। तो नो डाउट इसमें हमेशा एनर्जी रिलीज होने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो, एक कैसा प्रोसेस होगा हमेशा? एक्सोथर्मिक। ये हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। देखो, अगर यहाँ पे Cl- गैस लेंगे, इसको भी एक्सेस ऑफ वाटर में मिलाएंगे, तो सेम यहाँ से Cl- एक्वस। तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगा, इसको बोलो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसको क्या बोल सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Cl- गैस। वैसे यहाँ पे क्या लिख सकते थे? जो इस रिएक्शन का एंथैल्पी है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ Na+ गैस। तो कोई सा भी आयंस ले, ऐसे ही हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। केस बी फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल crystalline solid। when 1 mole crystalline solid is mixed with required amount of water to form
पार्शियली और फुली हाइड्रेटेड सॉलिड। यहाँ पे देखो, आयनिक कंपाउंड जो भी होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्यों ना हो, उसको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर में मिलाना है। और उससे क्या होगा, या तो पार्शियली हाइड्रेटेड सॉलिड बन जाएगा या फिर फुली हाइड्रेटेड सॉलिड बन जाएगा। जैसे देखो, अगर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, वाइट कलर का। अगर इसमें पानी मिलाएंगे 5 मोल ऑफ H2O, तो ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O बनेगा। अब देखो, ये अभी अभी भी क्या है, सॉलिड फॉर्म में ही है, और इसमें कलर आ गया है, इसका कलर होता है ब्लू कलर का। ब्लू कलर होता है। तो कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था, इसमें हमने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर बनाया, मिलाया, टू फॉर्म हाइड्रेटेड सॉलिड। तो यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया, उसी को क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड। तो कॉपर सल्फेट सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऐसे डिफाइन करेंगे। अगर दूसरा एग्जांपल लो, जैसे मान लो CaCl2 है, CaCl2 सॉलिड, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज करते हैं। CaCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो अभी सॉलिड स्टेट में कलरलेस है। इसको अगर 2 मोल H2O के साथ मिक्स करेंगे, तो CaCl2 डॉट 2H2O बनाएगा, और ये अभी भी सॉलिड स्टेट में है। ये भी कलरलेस है, स्टार्टिंग में भी कलरलेस था, ये भी कलरलेस है। तो यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आया, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ CaCl2 सॉलिड। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड हो, उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिलाएंगे, तो हम बता सकते हैं कि जो भी एनर्जी रिलीज होगा, वो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन होगा। और ये जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, ये भी हमें, इसके लिए भी, क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए भी हमेशा कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। एक्सोथर्मिक हमेशा होगा। अब जो इसमें सेकेंड डेफिनेशन आता है, वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका सिंबल क्या लिखेंगे, डेल्टा H सॉल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अब इसमें जो भी अपना कंपाउंड है, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, उसका 1 मोल लेना है, और उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में, मतलब एक्सेस ऑफ वाटर में उसको मिक्स कर दो। उसके बाद जितना एनर्जी रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब हुआ, उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल कंपाउंड, 1 मोल कंपाउंड, कंपाउंड कैसा होगा, सॉलिड और लिक्विड और गैस, कुछ भी हो, व्हेन 1 मोल कंपाउंड इज dissolved in excess of water to form solution, टू फॉर्म सॉल्यूशन, तो उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, अगर अपने को वही सेम एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में है, अगर इसमें एक्सेस ऑफ वाटर हमने मिला दिया, H2O किस में है, एक्सेस में,
तो यहाँ से कॉपर सल्फेट पहले टूट जाएगा कॉपर 2+ में और सल्फेट 2- में। फिर यहाँ पे इसका हाइड्रेशन होगा तो इसको लिखते हैं एक्वस, को लिखते हैं एक्वस। तो कॉपर 2+ सल्फेट 2 आयन 2 सल्फेट 2- एक्वस में ब्रेक हो गया। तो यहाँ से देखो, जो यहाँ पे अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड था, यहाँ पे कॉपर सल्फेट, उसको एक्सेस ऑफ वाटर में मिलाया, तो यहाँ से इसका कॉपर 2+ एक्वस सल्फेट 2- एक्वस बन गया। यहाँ से जो इस रिएक्शन का एंथैल्पी आएगा, इसी का नाम है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड। तो यहाँ पे देखो एंथैल्पी ऑफ जो सॉल्यूशन है, ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है या फिर एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक हो सकता है। जो गैस होते हैं उनके लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। और सॉलिड और लिक्विड के लिए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होता है। ये भी जनरली है, हमेशा ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हम लोग समझ गए। अब देखो, अगर HCl गैस के लिए निकालना होता, HCl गैस, अगर इसको एक्सेस ऑफ वाटर में हम इसको मिलाएं, एक्सेस ऑफ वाटर में इसको H2O गैस को पास कराएंगे कराएंगे तो क्या बनेगा, H+ एक्वस और Cl- एक्वस। तो यहाँ से जो एंथैल्पी चेंज आएगा इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस। तो इस तरह से हम लोग देख गए कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है क्या है। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये हमेशा ऐसा नहीं है कि एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक, ये कुछ भी हो सकता है, एंडोथर्मिक हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बीच का जो पॉइंट है उसके लिए एक नया डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मिला है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बोले थे। एक्सेस में मिला दिए तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। अब इसके बीच में अगर देखोगे कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर मिलाएंगे तो वहां पर भी कुछ एंथैल्पी चेंज आएगा। फिर उसका नाम क्या रखेंगे, तो उसका नाम है इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए सिंबल क्या यूज कर सकते हैं, डेल्टा H, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल कंपाउंड इज dissolved in water to form solution of desired concentration. For example, HCl गैस, अगर इसमें हमने 10 मोल H2O मिला दिया, 10 मोल H2O मिलाने पे क्या बनेगा, HCl एक्वस, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा डॉट 10 H2O, तभी तो पता चलेगा कि इसमें पानी कितना मोल मिलाया। तो यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा उसको हम बोल सकते हैं इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते थे, HCl गैस में 10 के जगह पे मान लो 20 मोल H2O मिला दिया, तो यहाँ से क्या बनेगा, HCl एक्वस डॉट 10 H2O। तो यहाँ से जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा उसको लिख सकते हैं इंटीग्रल
एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस।